नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हिंदी की क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो भी क्या रहेगा, जो हमने लास्ट अभ्यास पत्र किया था, अभ्यास पत्र 14 है ना। हमने क्या किया था उसमें, समान तुक वाले शब्द। क्या किया था हमने, समान तुक वाले शब्द। तो यहाँ भी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ भी जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो समान तुक वाले टॉपिक से ही होंगे, ठीक है। तो 120 तक हम वहां कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे आज 121 से शुरू करेंगे, ऋत और ऋतु। बताइए, ऋत और ऋतु का जो मतलब है वो कौन से वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। मौसम वर्षा, सत्य मौसम, अनित्य सर्दी या ईश्वर गर्मी। बताइए जल्दी से। देखिए, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि अगर हमें दोनों में से किसी एक का मतलब पता हो तो हम उस ऑप्शन को ढूंढ सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर ऋत का मतलब अगर मुझे नहीं मालूम तो मुझे ये पता है कि ऋतु का क्या मतलब होता है। ऋतु का मतलब होता है मौसम, ठीक है। और ऋतु बाद में लिखा हुआ है, ऋत पहले लिखा हुआ है। तो कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें ऋतु यानी ऋतु का जो अर्थ है मौसम वो बाद में लिखा हुआ हो, तो ये क्या है, मौसम यहाँ पर बाद में लिखा हुआ है, ठीक है। और अब हमें ऋत का भी पता चल गया, ऋत का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सत्य हो गया। बाकी किसी भी ऑप्शन में लास्ट वाले पद पर ऋतु का अर्थ नहीं लिखा हुआ। प्रॉब्लम कब होती, प्रॉब्लम तब होती जब किसी दो वाक्यों में या किसी दो ऑप्शन में हमें ऋतु का जो अर्थ होता है वो लास्ट में लिखा हुआ मिलता, तब हमें कंफ्यूजन क्रिएट होती। यहाँ पर हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमें पता है ऋतु का मतलब मौसम है, ऋतु बाद में लिखा हुआ है, तो ये कहाँ पर जाकर फिट हो जाएगा, यहाँ पर। इसका मतलब ये जो सत्य है ये किसका मतलब हो गया, ये ऋत का मतलब हो गया। तो आंसर कौन सा राइट हो गया हमारा, आंसर हमारा 2 राइट हो गया। नेक्स्ट देखिए, उभय और अभय क्या मतलब होगा, बताइए। उभय और अभय, उदासीन, बलिष्ठ, दोनों, निर्भय, निर्भय, दोनों, या एकता, निर्द्वंद। अब देखिए यहाँ पर इस उभय का मतलब नहीं मालूम, लेकिन इसका मतलब हमें पता है। अभय का मतलब होता है जिसको डर ना लगे, है ना, ना डरने वाला। तो क्या बोल सकते हैं इसको हम, निर्भय, है ना। क्या बोल सकते हैं इसको, निर्भय। अब यहाँ चारों ऑप्शंस में से निर्भय कहाँ लिखा है, एक तो निर्भय यहाँ लिखा है, दूसरा यहाँ लिखा है, लेकिन ये वाला जो निर्भय है वो इसी की प्लेस पर लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर अभय बाद में लिखा है, यहाँ पर भी अभय बाद में लिखा है, निर्भय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट हो जाएगा। दोनों निर्भय, यानी उभय का मतलब दोनों, अभय का मतलब निर्भय। यहाँ भी मीनिंग सेम दी हुई है, लेकिन क्या किया हुआ यहाँ पर, निर्भय को पहले दे दिया, दोनों को बाद में दे दिया। लेकिन हमें करना क्या था, दोनों पहले लिखना था और निर्भय बाद में लिखना था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस तरीके से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कर्ण और करण क्या है, इसका मतलब ऊपर, कर्ता, कोण की भुजा या कारक, ऊपरी इंद्रिय, कान या साधन। बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। कर्ण माने जानते हैं आप, कर्ण क्या होता है, कर्ण का मतलब, कर्ण का मतलब होता है कान, ठीक है। अब देखो, कान से रिलेटेड कहां पर हमें ऑप्शन में दिया हुआ है, हमें केवल इस ऑप्शन में दिया हुआ है कान। अब जब हमें पहले वाले का अर्थ पता चल गया और पहले वाले में इसके अलावा कहीं पर भी कर्ण का मतलब कान नहीं दिया हुआ है ना, तो दूसरे कर्ण का मतलब क्या हो जाएगा, साधन, ठीक है। कर्ण का मतलब क्या हो जाएगा, साधन। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कंकाल और कंगाल। तो यहाँ दोनों का मतलब तो पता है। कंकाल का मतलब क्या होता है, जो हड्डियों से बना हुआ ढांचा होता है, और कंगाल का मतलब भिखारी, या जिसके पास से खाना सामान पैसा खत्म हो गया हो, है ना, उसको क्या कहते हैं हम, उसको हम कंगाल कहते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले वाले का मीनिंग देख लेते हैं। कंकाल माने अस्थि पंजर, यहाँ दिया हुआ है, ये रहा अस्थि पंजर, यानी जो हड्डियों का ढांचा होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कंकाल कहते हैं। तो पहले वाले का मीनिंग मिल गया हमें। और कहीं पर भी इनमें से कंकाल का मीनिंग पहले स्थान पर नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। कंकाल का मतलब क्या हो जाएगा, दरिद्र, ठीक है। तो कंकाल मतलब अस्थि पंजर, कंगाल मतलब दरिद्र। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कक्षा और कक्षा
अब केवल कक्षा का मीनिंग अगर पता चले तो आंसर मिल जाएगा। कक्षा का मतलब हम क्लास भी बोल सकते हैं ना, क्लास, ठीक है। या क्लास में कौन बैठता है, क्लास में छात्र बैठते हैं, तो छात्रों का समूह भी हो जाएगा, है ना। भाई कक्षा में कौन बैठता है, कक्षा में बहुत सारे छात्र बैठते हैं, तो हम क्या ये नहीं बोल सकते कि छात्रों का समूह, बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है छात्र समूह, दो जगह लिखा हुआ है, छात्र समूह, छात्र समूह। और ये वाला जो कक्षा है इसका मतलब होता है जांघिया, है ना। यानी यहाँ पर जो बच्चे अंडरवियर पहनते हैं, छोटे वाले बच्चे, उनके अंडरवियर को क्या बोलते हैं, कच्छा बोलते हैं, ठीक है। जो गांव की टिपिकल लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में उसको कच्छा कह देते हैं। तो आंसर हमारा देखो 1 ऑप्शन भी है और 2 ऑप्शन भी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कक्षा पहले लिखा हुआ है तो पहले कक्षा का मीनिंग वाला शब्द हमें ढूंढना पड़ेगा। तो कक्षा का मीनिंग पहले कहाँ लिखा हुआ है, छात्र समूह में लिखा हुआ है, ठीक है। और कक्षा मतलब जांघिया, तो आंसर नंबर 2 राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। क्या करेंगे हम, ऑप्शन नंबर 2 पे टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए, कुल और कूल, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका। कुल मतलब समस्त या, और कूल मतलब शांति, योग या ठंडा, वंश, किनारा, ठंडाई या योग, बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। देखिए कुल का मतलब क्या होता है, ये कहते हैं ना कि ये हमारे कुल से चली आ रही है, रीतियां हमारे कुल से चली आ रही हैं। क्या होता है कुल का मतलब, कुल का मतलब होता है वंश, ठीक है। वैसे कुल का मतलब टोटल भी हो सकता है, समस्त भी हो सकता है, लेकिन यहाँ कुल का मतलब क्या होगा, कुल माने होता है वंश, ठीक है। और कूल मतलब क्या होता है, बताओ कूल मतलब क्या होता है। नदी के किनारे को हम कूल कहते हैं, ठीक है। नदी के किनारे को क्या कहते हैं, नदी के किनारे को हम कूल कहते हैं, ठीक है। कूल का मतलब शांति नहीं है, इंग्लिश वाला कूल नहीं है जिसका मतलब शांति होगा। अगर ये इंग्लिश वाला कूल होता तो बेशक इसका मतलब शांति होता, लेकिन क्योंकि ये हिंदी है तो हमें आंसर भी हिंदी में ही होगा, प्रश्न भी हमारा हिंदी में ही होगा, ठीक है। हम यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स नहीं ढूंढ रहे हैं, हम यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हैं, हम यहाँ पर समानार्थी शब्दों के जो अर्थ है वो हिंदी में ही ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो कूल का मतलब किनारा और कुल का मतलब वंश, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो। नेक्स्ट देखिए, कलमश और कुलमाश, ये दोनों शब्द हमारे लिए नए हैं, तो एक बार इन्हें देख लेते हैं। मन का मैल या सात्विक, पाप पुण्य, कुल्थी उर्द कालिक, या कालिक कुल्थी उर्द। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इसके लिए आप इस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि ये पेपरों में आ सकता है। मीनिंग हमारे लिए नया है तो हमें देखने में दिक्कत आएगी, ढूंढने में, समझने में दिक्कत आएगी। तो क्या करना चाहिए हमें, हमें इसका मीनिंग अपने दिमाग में सेट कर लेना चाहिए। कलमश का मतलब काले फूलती और कुलमाश का मतलब उर्द। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कृतज्ञ और कृतघ्न। कृतज्ञ मतलब जल्दी से बता दीजिए, उपकार मानने वाला या उपकार ना मानने वाला, उपकारी अपकारी, अपकारी उपकारी, या उपरोक्त में से कोई नहीं, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार मानने वाला, और कृतघ्न का मतलब होता है जो उपकार को ना माने, यानी किसी के किए गए उपकार को ना मानने वाले को क्या कहते हैं, कृतघ्न। ये हमें क्या आते हैं, एक वचन में, एक वर्ड में, वन वर्ड आंसर आते हैं ना, कि एक शब्द में आंसर दो, एक शब्द में जवाब दो। वहां पर भी लिखा हुआ आता है ना, उपकार मानने वाला कृतज्ञ, उपकार ना मानने वाला कृतघ्न, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कृपण और कृपाण। कृपण, कृपाण, कृपाण का मतलब पता है आपको, कृपाण का मतलब होता है तलवार, ठीक है। कहते हैं ना कि जो पंजाबी होते हैं, जो मतलब सिख होते हैं, वो 5 चीजें, कच्छ, कंघा, कड़ा, कृपाण। कच्छ, कंघा, कड़ा, कृपाण, और एक चीज और लेते हैं 5वीं, शायद उनके बाल। ये 5 चीजें उनके पास हमेशा रहती हैं। तो कृपाण का क्या मतलब होता है, तलवार मतलब होता है। अब देखिए यहाँ पर तलवार मतलब 2 जगह मीनिंग है कृपाण का, लेकिन कृपाण यहाँ क्या, कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ सेकंड प्लेस पर लिखा हुआ है कृपाण। तो इसका अर्थ भी हमें सेकंड प्लेस पर ही देखना पड़ेगा, यानी तलवार यहाँ पर सेकंड प्लेस पर लिखा हुआ है, इट मींस और कहीं पर भी तलवार सेकंड प्लेस पर नहीं है। तो
कृपाण का मतलब तलवार, तो कृपण का मतलब क्या हो गया? कंजूस। क्या हो गया कृपण का मतलब? कंजूस। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कटिबद्ध और कटिबंध, क्या मीनिंग है इसका? करधनी तैयार, तटबंध कटुत्व, या तैयार कमरबंद, या कटुत्व तटबंध। बताइए जल्दी से क्या मीनिंग होगा इसका? कटिबद्ध और कटिबंध, कटिबंध का मतलब होता है कमरबंद। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, इसका मतलब होता है कमरबंद, है ना। अब क्योंकि कटिबंध बाद में है तो कमरबंद का ऑप्शन भी बाद में ही होना चाहिए, तो केवल इसी वाले ऑप्शन में हमें कमरबंद बाद में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। तो कटिबद्ध का मतलब क्या हो गया? तैयार। क्या हो गया? कटिबद्ध का मतलब तैयार, और कटिबंध का मतलब कमरबंद। ठीक है, चलिए, केश और केस। केश माने क्या होता है? सबको पता है ना, केश माने क्या होता है? बाल। क्या होता है केश का मतलब? बाल। और केस का मतलब भी यहाँ पर पता है, केस मतलब किसी के ऊपर चलाया गया मुकदमा। ठीक है, केस का मतलब किसी के ऊपर चलाया गया मुकदमा। तो ये दोनों मीनिंग कहाँ लिखे हुए हैं? देखिए ऑप्शन नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा है, बाल मुकदमा। ठीक है, बाल मुकदमा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट दिखाई दे रहा है हमें? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, खाद और खाद्य। खाद्य मतलब क्या होता है? खाने योग्य, खाने के लायक। और खाद मतलब क्या होता है? जो खाद हम अपने पेड़ पौधों को देते हैं, यानी उर्वरक। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ आएगा। तो ये दोनों मीनिंग कहाँ पर लिखे हुए हैं? ऑप्शन नंबर 1 में दोनों मीनिंग लिखे हुए हैं। खाद का मतलब होता है उर्वरक, और खाने योग्य का मतलब होता है खाद्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 1 राइट है। चलिए नेक्स्ट, गणना और गणना। इस गणना का मतलब क्या होगा? इस गणना का मतलब होगा गिनती या गिनना। क्या? गणना करना, गिनती गिनना। तो गणना का मतलब गिनती या संख्या, और गणना, इस गणना का मतलब होता है चुगना, किसी चीज का चुगना। ठीक है, समझ में आ रहा है? किसी चीज का चुगना। तो गणना का मतलब संख्या, गिनती, जोड़ना, ये तो सब जगह दिया हुआ है भाई, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्या होगा? हमें दूसरे वाले का मीनिंग निकालना होगा। ठीक है, हमें क्या करना होगा? हमें दूसरे वाले का मीनिंग निकालना होगा। गणना, गणना मतलब किसी चीज का चुभना हमारे शरीर में या किसी और जगह पर। गणना, गढ़ जाना अंदर तक, तो क्या होता है वो? चुभना। और चुभना मीनिंग तो केवल एक ही जगह दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो ये सारे ऑप्शन हमारे रॉन्ग है, केवल ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट होगा। ठीक है, अब देखो, गृह और ग्रह। इस गृह का मतलब होता है घर, और इस ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र। है? अब देखो, कहीं पर दिया हुआ है दोनों का मतलब, दिया हुआ है। देखो पहले वाले में गृह का मतलब निवास बिल्कुल सही है, लेकिन ग्रह का मतलब कक्षा बिल्कुल गलत है, ये नहीं है। सेकंड वाले में देखो, नक्षत्र, गृह का मतलब नक्षत्र होता ही नहीं है, तो अगला हमें देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट में देखो, गृह माने घड़ियाल, ये भी रॉन्ग है। केवल कौन सा ऑप्शन बचा? थर्ड ऑप्शन बचा, गृह माने घर और ग्रह माने नक्षत्र। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट है। नेक्स्ट देखो, चित्त और चित। चित माने होता है बिल्कुल थका हुआ कह सकते हैं, उल्टा पड़ा हुआ कह सकते हैं, पीठ के बल लेटा हुआ कह सकते हैं। और चित्त का मतलब होता है, बताइए क्या होता है चित्त का मतलब? चित्त का मतलब होता है मन, है ना। कह देते हैं, हमारे गांव के लोग ऐसे बोलते थे, भैया हमारा तो यहाँ चित्त लगता ही नहीं है। बोलते हैं ना गांव के लोग ऐसे। तो चित्त माने क्या होता है? मन होता है। तो कौन से ऑप्शन ऐसे है जहां पर मन और उल्टा लेटा हुआ से कोई मतलब निकल कर आ रहा है? तो ये जो ऑप्शन नंबर 4 है, मन, चित्त मतलब मन, और चित्त मतलब पेट के बल लेटा हुआ। आप देखो, जब कुश्ती आप लोग खेलते हो या आप लोगों ने कुश्ती देखा होगा, तो वहां पर पॉइंट्स कब मिलते हैं? जब कोई भी व्यक्ति अपने एंटी पार्टी को कैसे लिटा दे? बिल्कुल चित्त पीठ के बल लिटा दे, तभी तो चित्त माना जाता है भाई। पीठ जमीन से टच होनी चाहिए, तब क्या कहते हैं कि चित्त कर दिया, है ना। ऐसे बोलते हैं ना कबड्डी की भाषा में कि भाई चित्त कर दिया। चित्त कर दिया का मतलब पीठ के बल लिटा दिया। ठीक है, इससे भी आप इसको याद रख सकते हैं कि कबड्डी में हम जब किसी को चित करते हैं तो कैसे लेटा होता है व्यक्ति? वो पीठ के बल लेटा हुआ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है?
ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट है। नेक्स्ट देखो, चंट और चंड। अब अपने घर में लैंग्वेज यूज करते हैं हम, छोटी बहनों को बोल देते हैं, छोटे भाइयों को बोल देते हैं बहुत चंट है ना, ऐसे बोलते हैं ना बहुत चंट है। तो चंट का मतलब क्या होगा? चालाक। क्या होगा चंट का मतलब? चालाक। तो केवल इसका मीनिंग पता होने से हम आंसर फाइंड कर सकते हैं ना। देखो, चंट का मतलब चालाक या चतुर, एक ही बात है, मध्यम हमें मालूम नहीं। धोखेबाज और चोर होता नहीं चंट का मतलब, ठीक है। तो चंट का मतलब क्या है? चतुर। तो चंड का मतलब क्या हो जाएगा? क्रोधी। ये वाला वर्ड भी हम घर में यूज करते हैं। बहनें जब बहुत ज्यादा गुस्सा होती हैं, छोटी वाली, और बड़े भाइयों को या बहनों को मारना चालू कर देते हैं, तो क्या बोलते हैं? भाई चंडिका बन गई बिल्कुल। इसका मतलब बहुत गुस्सा आ गया, है ना। बोलते हैं ना, छोटे छोटे बहनें जब भाइयों को मारते हैं तो कैसे बोलते हैं? चंडिका बन गई बिल्कुल, कहते हैं नहीं। बस वही से याद रखना भाई, जो हमारे रोजमर्रा की बोलने की जो लैंग्वेज है, वर्ड्स ही वही होते हैं, केवल जब हमें सामने लिखे हुए मिल जाते हैं तो ये हमारे लिए नए बन जाते हैं। किताबों में लिखे हुए मिल जाते हैं तो ये हमारे लिए नए बन जाते हैं। जब हम इन्हें घर में रोज यूज करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता हम इन शब्दों को कब यूज कर लेते हैं। तो बस वही थोड़ा सा रिमाइंड करना होता है और कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलें, छत्र और छत्र। छत्र माने बताइए क्या होता है? मुकुट होता है, या छाता होता है, या राजा होता है, या विद्यार्थी होता है? पहले तो छत्र का मतलब देखिए क्या होता है, जल्दी से बताइए छत्र का मतलब क्या होता है। छत्र का मतलब होता है हमारे ऊपर कोई भी चीज, ठीक है, हमारे ऊपर कोई भी चीज किसी भी तरीके की। तो जब कोई कॉमन चीज हमारे सर के ऊपर होती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? हम उसको छाता बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं? हम उसको छाता बोलते हैं। छत्र मतलब आप यूं समझिए कि किसी भी एक तरीके का शेड। छत्र मतलब किसी भी एक तरीके का शेड जो हमारे ऊपर हो। तो क्या होगा वो? भाई छाता जैसा हो सकता है, मुकुट नहीं होगा, राजा नहीं होगा, विद्यार्थी नहीं होगा। तो किससे रिलेशन हम उसका निकाल सकते हैं? छाता से निकाल सकते हैं। और छत्र का मतलब होता है क्षत्रिय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जर और जरा। जरा माने देखो क्या होता है? जरा माने होता है थोड़ा सा, होता है थोड़ा सा। तो थोड़ा सा यहाँ पर कहाँ कहाँ लिखा हुआ है? थोड़ा सा केवल यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा या अल्प। जर का मतलब क्या हो गया भाई? मिल गया कहीं पर। जरा का मतलब थोड़ा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो और ऑप्शनों को देखने की जरूरत ही नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही राइट होगा। इसका मतलब जर का मतलब क्या हो गया? दौलत। क्या हो गया जर का मतलब? दौलत। अब याद रहेगा कि जरा का मतलब अगर हमें पता है कि थोड़ा या अल्प है, तो दूसरा ऑप्शन हमें अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑप्शन नंबर 3 इसका फिलहाल राइट है, तो ऑप्शन नंबर 3 पे टिक कर लीजिए। जुड़ा और जूड़ा। जुड़ा हुआ मतलब किसी कोई भी दो चीज जब आपस में एक दूसरे से संलग्न हो तो उसको कहते हैं जुड़ा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर यौगिक और संलग्न दो चीजें दी हुई है, तो दोनों हमारे इस जुड़े हुए से मतलब रखती है। लेकिन अब जूड़ा का मतलब देख लेते हैं। जूड़ा क्या होता है? जो लेडीज सिर में, जब लेडीज सिर में अपने बालों को बांध लेती हैं, ठीक है, जब लेडीज सिर में अपने बालों को बांध लेती हैं तो वो कुछ इस तरीके का बन जाता है ना, इस तरीके का बन जाता है। ये क्या है? ये जूड़ा होता है, यानी बालों को बांधना। तो क्या लिखा हुआ है कहीं पर यहाँ बालों के बांधने से रिलेटेड कुछ? ये लिखा हुआ केश बंधन, ठीक है। ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो गया, है ना। नेक्स्ट देखो, तरंग और तुरंग। तुरंग माने बताओ क्या बताया था? तुरंग माने जल्दी से बता दो कि तुरंग का मतलब क्या बताया था। अच्छा, तरंग का मतलब याद आ रहा है? तरंग का मतलब होता है लहर, ठीक है। और तुरंग का मतलब होता है घोड़ा ना। तुरंग का मतलब होता है घोड़ा। और सारंग का मतलब क्या होता है? सारंग का मतलब होता है सांप। तो लहर और घोड़ा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट है, ठीक है। तो ये आप लोगों के आज 20 क्वेश्चन किसमें से? समान तुक वाले शब्द। आगे एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे आपके साथ कल इसी समय पर। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरीके से बने रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। अगर सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। चलिए, मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।